सब आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। तो हमें क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है, उस पे ब्लैंक दिया गया है यानी रिक्त स्थान दिया गया है, आपको उसे भरना है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लॉन्गर लाइन in the symbol of a cell represents its dash terminal, यानी जो सेल का चिन्ह होता है, सेल का सिंबल होता है, उसमें जो लंबी लाइन होती है वो कौन से टर्मिनल को दर्शाती है, ये आपको बताना है। अगर हम सेल के सिंबल की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो सेल का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो ये सिंबल है, इसमें जो एक लंबी लाइन होती है और दूसरी छोटी और मोटी लाइन। तो जो लंबी लाइन होती है सेल के सिंबल में, वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है। ठीक है, क्या शो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी धनात्मक टर्मिनल को शो करती है। तो आपका जो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें जो फिलअप है उसमें आप लिखेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक, यानी जो सेल होता है, सेल के चिन्ह में जो लंबी रेखा होती है वो धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सेल इज कॉल्ड अ डैश, यानी 2 या 2 से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। यानी अगर हम 2 सेलों को कुछ इस तरीके से जोड़ दें, संयोजित कर दें, या 2 से ज्यादा सेलों को आपस में संयोजित कर दे कुछ इस तरीके से, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी हम सेलों के संयोजन की बात करते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ने की जब हम बात करते हैं, तो जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन को जब हम देखते हैं या बोलते हैं, तो बेसिकली ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? आपका बैटरी। किसका कॉम्बिनेशन था? बैटरी। यानी जब एक या एक से ज्यादा सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर होगा वो बैटरी होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा जो अगला स्टेटमेंट है वो ये है, व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश, यानी जैसे ही हम किसी भी रूम हीटर में, जो आपका रूम हीटर होता है, उसका अगर हम स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि जो रूम हीटर होता है उसका उपयोग हम कमरे को गर्म करने में करते हैं। आप ये जानते हैं उसमें एक एलिमेंट होता है जो नाइक्रोम का बना होता है, और जब उससे धारा प्रवाहित होती है यानी करंट पास होती है, तो जो नाइक्रोम का जो वो एलिमेंट है वो रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है, और फिर वो क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट को प्रोड्यूस करता है। और बेसिकली वो हीट को जो है प्रोड्यूस कब करता है? जब हम स्विच ऑन करते हैं और उससे करंट को हम फ्लो करवाते हैं। यानी अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट का जो फिलअप होगा वहां पे आप लिखेंगे प्रोड्यूसेस हीट, यानी जब भी किसी रूम हीटर से करंट को स्विच ऑन किया जाता है तो जो रूम हीटर होता है वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा।
अब अगला स्टेटमेंट है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डैश। यानी ऐसे सेफ्टी डिवाइस, यानी ऐसे जो सेफ्टी के उपकरण बताने हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस है, यानी जो आपकी धारा है, विद्युत धारा, उसके ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर जो काम करते हैं, ऐसे सेफ्टी डिवाइस यानी सुरक्षा उपकरण को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जब भी हम सेफ्टी डिवाइस की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो घरों की बिल्डिंग्स होती हैं या आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जलने से बचाने के लिए, उनको जो आपका शॉर्ट सर्किटिंग होता है, ओवरलोडिंग होता है, उनसे बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। बेसिकली फ्यूज में एक ऐसे मेटल की तार होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो जैसे ही फ्यूज से ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगा, तो क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो क्या हो जाता है, हीट जैसे करंट फ्लो करेगा तो हीट उत्पन्न हो जाएगी और वो एकदम से क्या कर देता है, सर्किट को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे पूरे सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है और जो हमारे उपकरण है या घर है वो जलने से बच जाते। तो बेसिकली ऐसे सेफ्टी डिवाइस, ऐसे सुरक्षा उपकरण जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं, ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस को हम फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज। नेक्स्ट हमारा जो अब क्वेश्चन है वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा असत्य है। आज का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। यानी जब भी आपको बैटरी का निर्माण करना होता है तो आप जैसे दो सेल लेते हैं, तो दो सेल का, यानी अगर हम पहले सेल की बात करें तो उसका नेगेटिव टर्मिनल आप दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से करते हैं। यानी आपको ये कहा गया है कि जैसे कि आपका सेल है और ये दो आपस में हमने सेल जोड़ दिए हैं, हमने क्या बनाना है, बैटरी। अब हमने क्या किया, हमने ये, आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हमने दोनों सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है उनको आपस में जोड़ दिया है। क्या इस तरीके से बैटरी का निर्माण होता है? तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ये जानते हैं जब भी हमें बैटरी का निर्माण करना होता है तो हमें क्या करना होता है, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना हो, तभी जाके आपके जो बैटरी होता है उसका निर्माण होता है। अब आपका जो अगला स्टेटमेंट है वो ये है, when the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melt and break। यानी जब भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी जो विद्युत धारा है वो बढ़ जाती है और एक जो लिमिट होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या करती है, जब वो फ्यूज वायर से, यानी जो फ्यूज की तार है उससे जब वो पास होती है तो वो उसे पिघला देती है और सर्किट को तोड़ देती है। जब भी करंट जो फ्यूज से प्रवाहित हो रही है वो एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट में प्रवाहित होती है, तो वो क्या करती है, फ्यूज की जो तार होती है उसे पिघला देती है और तोड़ देती है। तो आपको बताना है क्या ये सही है या गलत। तो ये बिल्कुल सही, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, यानी ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका फ्यूज होता है वो जो आपकी विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य कर, यानी जब भी फ्यूज से हम बहुत ज्यादा जो
आपकी करंट है उसको फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद यानी एक जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और वो पिघल जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट को यानी परिपथ को तोड़ देगा, जिससे धारा आगे प्रवाहित नहीं हो पाएगी और जो हमारे घर है या अप्लायंसेस है वो जलने से बच जाए। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। आपसे ये पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि किसी कूड़े के ढेर से अगर हमें पॉलिथीन या प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उन्हें अलग करना है तो क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का उपयोग करेंगे? तो अगर हम गार्बेज यानी कूड़े के ढेर की बात करें, उसमें से अगर हमें प्लास्टिक के बैग को अलग करना है तो हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका विद्युत चुंबक होता है या नॉर्मल चुंबक भी होता है तो वो कैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो आयरन यानी लोहे से बने होते हैं, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम प्लास्टिक बैग की यानी प्लास्टिक के थैलों की बात करें तो जो प्लास्टिक के थैले होते हैं वो लोहे के बने नहीं होते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये विद्युत चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। यही कारण है कि हम इसका जो है, अगर हम कूड़े के ढेर से प्लास्टिक के थैलों को अलग करना चाहते हैं तो हम विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं कर सकते। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नो बिकॉज प्लास्टिक does not have magnetic property to get attracted to a magnet, hence magnet cannot be used to separate plastic bags। यानी क्योंकि जो प्लास्टिक होता है उससे किसी भी तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय जो गुण है वो नहीं होते हैं, जिस कारण ये मैग्नेट यानी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है। यही कारण है कि हम कभी भी जो कूड़े का ढेर होता है उससे हम प्लास्टिक के जो थैले हैं वो चुंबक के माध्यम से कभी भी अलग नहीं कर पाते। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस, ही वांट टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री? गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। यानी एक इलेक्ट्रिशियन है, वो आपके घरों में कुछ ठीक ठाक या रिपेयर कर रहा है आपके घरों में, और वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आप जो फ्यूज है, ठीक है, जो फ्यूज है उसको प्लास्टिक की एक तार की जो पीस होती है, तार का जो टुकड़ा है उससे आप उसे रिप्लेस कर, ये आपसे कहा गया है। क्या आप इस जो ये आपका जो इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि आप इससे एग्री होंगे? अगर होंगे तो आपको रीजन बताना, अगर नहीं होते हैं तो कभी भी आपको रीजन बताना। अगर हम बात करें फ्यूज की तो हम क्या जानते हैं कि जो आपका फ्यूज होता है वो क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस। अगर हम सेफ्टी डिवाइस की बात करते हैं यानी ऐसे उपकरण हैं या ऐसे जो आपके युक्त उपकरण हैं जो कि आपके घरों में होते हैं, जो आपके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं या आपके जो जैसे कि आपका इन्वर्टर हो गया, इनमें इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है?
सेफ्टी के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे, क्योंकि जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज में ऐसी तार होती है, ऐसे मटेरियल की तार होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जैसे ही आपका जो घरों का डोमेस्टिक सर्किट्स जो होते हैं या कोई भी जो सर्किट्स है, अगर उनसे जो है पावर जो है या जो करंट है वो ज्यादा फ्लो करती है, तो क्या होता है कि जो आपका ये फ्यूज होता है, इससे जब वो धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या करती है, फ्यूज को पिघला देती है। क्या करती है, पिघला देती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है, ताकि जो बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट आ रहा है वो आगे आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आगे जो भी उपकरण आपने लगाए हैं उन तक ना पहुंचे और आपके जो उपकरण हैं वो जले नहीं। और आपका जो फ्यूज होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि जो फ्यूज है उसका जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब अगर हम इस तार की जगह कोई दूसरा तार लगा लेते, कोई भी नॉर्मल तार लगा देते, जो कि आप अपने घरों में जो है अपने जो घरों में हम या सर्किट्स में जिनका हम यूज करते हैं, अगर हम वो लगा देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही करंट जैसे बढ़ेगा, जैसे आपका यह फ्यूज है, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे से करंट बढ़ रहा है तो यहाँ फ्यूज तक पहुंचा, फ्यूज की तार जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाली है, क्या हुआ, तार पिघल गई, सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो करंट जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर हम इसकी जगह कोई नॉर्मल तार लगा देते हैं, कोई नॉर्मल वायर लगाते हैं जो कि दूसरी वायर की जैसे ही है, तो क्या होगा, आपका जो करंट है वो इस सर्किट से फ्लो होगा, इस तार से भी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है, तो वो जो करंट आ रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट की जो करंट है वो आगे भी फ्लो हो जाएगी और आपके घरों में जो भी अप्लायंसेस है या जो भी घरों में क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। तो यही कारण है कि आपको कभी भी फ्यूज की जगह कोई भी नॉर्मल तार के टुकड़े को नहीं लगाना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम इस तरीके से लिखेंगे, इट इज नॉट अ वाइज आइडिया टू रिप्लेस फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर एज इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये कहा गया है कि जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज को अगर हम किसी भी तार के टुकड़े से रिप्लेस कर दे तो ये बिल्कुल सही आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका फ्यूज होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इन केस ऑफ मेटल पीस, यानी अगर हम मेटल पीस की बात करें, किसकी बात करें, मेटल के पीस की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर हम कोई भी मेटल का पीस ले ले या कोई भी तार का पीस ले ले, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एंड द सर्किट विल बी इंटैक्ट इन केस ऑफ ओवरलोड और ओवरहीट। तो क्या होगा, आपका जो सर्किट है अगर उससे बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी या धारा फ्लो करेगी या बहुत ज्यादा हीटिंग होगी, तभी भी वो जो वायर है, तार है, वो नहीं पिघलेगी और करंट आगे फ्लो कर लेगा और आपके जो घरों के अप्लायंसेस है या जो भी आपके उपकरण हैं उन पे आग लग जाए। तो यही कारण है कि आपको कभी भी नॉर्मल तार के पीस का उपयोग नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जुबेदा मेड an electric circuit using a cell holder showing in figure, a switch and a bulb. When she put on the switch in on position, the bulb did not glow. Help Zubeda in identifying the possible defects in the circuit. यानी जुबेदा ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है, ये आपको दिया गया है फिगर में, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में उसने एक सेल होल्डर लगाया, ठीक है, और उसने क्या करा, एक स्विच और बल्ब भी लगा दिया। अब जैसे ही वो स्विच को ऑन करती है तो बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। आपको ये बताना है कि इस सर्किट में क्या डिफेक्ट है। तो ये आपका जो है फिगर है, ठीक है, ये क्या है, सेल होल्डर है
और ये कहा गया है कि जो जुबेदा है उसने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया सेल होल्डर की मदद से, स्विच और बल्ब की मदद से, और स्विच ऑन है और क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रही, यानी बल्ब ग्लो नहीं कर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सेल में देखा, तो सेल का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे सेल का कॉम्बिनेशन किया गया है वो नॉर्मल किया गया है, यानी एक के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, उनको संयोजित किया गया है। तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो जो ये सेल होल्डर है इसमें अरेंजमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ग्लो क्यों नहीं कर रहा है बल्ब, तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो तार जो है ढीली हो सकती है, या जो हमने सेल का यूज किया है वो यूज्ड अप हो रखा है, यानी कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी, उसमें जो है जो सेल है वो खराब हो चुकी है, उसमें जो है जो केमिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं है। तीसरी चीज, या तो आपका जो स्विच है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या आपका जो बल्ब है वो खराब हो चुका है, या उसकी तार या उसका जो टंगस्टन होता है वो खराब हो चुका है। तो आप जो है कुछ जो रीजंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, रीजंस में बी टू, ठीक है। पहला, द कनेक्टिंग वायर्स में बी लूज, यानी जो संयोजित तारे हैं वो ढीली हो सकती। दूसरा, द इलेक्ट्रिक सेल में बी यूज, जो इलेक्ट्रिक सेल है, विद्युत सेल है, वो खत्म हो चुका है। तीसरा, स्विच में भी फंक्शनिंग वेल, जो स्विच है वो अच्छे से कार्य कर रही ना हो, यानी स्विच जो है वो खराब हो चुका है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। सेल पावर हैज बीन एग्जॉस्टेड, यानी जो सेल है, सेल की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी। तो ये कुछ रीजंस है जिस कारण जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, इन द सर्किट शोन इन फिगर, यानी आपको एक सर्किट दिया गया है और आपको ये सर्किट दर्शाया गया है फिगर में, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बल्ब लगाए गए हैं, बल्ब ए, बल्ब बी और बल्ब सी, और इसको तारों के माध्यम से जो है बैटरी से जोड़ा गया है, और ए और बी बल्ब के बीच में एक स्विच लगाया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, क्या इनमें से कोई बल्ब जो है प्रकाशित होगा या प्रकाश उत्सर्जित करेगा अगर स्विच ऑफ की पोजीशन में। तो अगर हम स्विच ऑफ की पोजीशन यानी इस पोजीशन की बात करें, इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि कोई बल्ब ग्लो करेगा, तो आप देख सकते हैं कि स्विच ऑफ की पोजीशन है और सारे के सारे जो आपके बल्ब है वो सीरीज में यानी श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े, और बीच में क्या है, स्विच ऑफ है, यानी सर्किट ब्रेक हो रखा है, टूट रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या हो रखा है, आपका सर्किट टूटा हुआ है, स्विच जो है आपका ओपन है। और तीसरी बात कि तीनों के तीनों जो आपके बल्ब है वो सीरीज कनेक्शन में, यानी एक साथ श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े। तो आपका कोई भी यानी बल्ब ए, बल्ब बी और बल्ब सी, तीनों में से कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करता। तो पहला जो है उसका आंसर है नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट व्हेन द स्विच इज ऑफ, यानी कहा गया है कि नहीं, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्विच ऑफ कंडीशन में है, जिस कारण जो सर्किट है, जो परिपथ है वो पूर्ण नहीं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच A, B, C will glow when the switch is moved to the on position, यानी आपसे ये कहा गया है अगर स्विच को ऑन कर दिया जाए तो किस सीक्वेंस में
या किस तरीके से ए, बी और सी बल्ब जो है वो प्रकाशित होंगे। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ए, बी और सी बल्ब जो है सीरीज कनेक्शन में है। जैसे ही हम स्विच ऑन कर देते हैं, सर्किट को पूर्ण कर देते हैं, तो क्या होता है, जो 3 बल्ब है ये ग्लो नहीं करते, ये जो बल्ब है ये ग्लो करेंगे पर एक साथ जो है एकदम से ये ग्लो कर जाएंगे। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इफ द स्विच इज ऑन, यानी जब स्विच ऑन है, ऑल द बल्ब ग्लो साइमल्टेनियसली, यानी सारे के सारे बल्ब एक साथ जग जाए या प्रकाशित हो जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट या कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उनके आंसर्स बताने हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन मेकिंग अ बैटरी, यानी बैटरी को बनाने में, पहला, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, यानी पहले सेल का धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। बी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, एक सेल का या पहले सेल का धनात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, पहले सेल के नेगेटिव यानी ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, या नन ऑफ अदर। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको एक बैटरी बनानी है, तो पहला जो आपसे ऑप्शन किया गया है वो ये कहा गया है कि क्या आप पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ये आपका पहला केस। दूसरा है, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तीसरा केस है, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और चौथा है, इनमें से कोई। तो आपको ये बताना है कि बैटरी को बनाने के लिए सबसे सही या बिल्कुल सही जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है। जब हम बैटरी के बारे में समझ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जब भी हम 2 या 2 से अधिक सेलों का एक साथ संयोजन करते हैं, उनको एक साथ जो है एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम बैटरी का निर्माण करते हैं। वहीं जब हम 2 सेलों को आपस में जोड़ के बैटरी का निर्माण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, या पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तभी जाके आपके ये 2 सेल आपस में जुड़ के बैटरी का काम करते हैं। तो यानी कि आपको अगर 2 सेल को मिला के बैटरी बनानी है, तो आपको पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम इन स्टेटमेंट्स की बात करें, तो इन स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, ये बिल्कुल सही है। यानी जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, वेयर इज द की और स्विच बी प्लेस्ड इन द सर्किट, यानी किसी भी परिपथ में हम की और स्विच को, की या फिर जो आपका स्विच होता है उसको कहां पे लगा। पहला है लेफ्ट साइड ऑफ बैटरी, दूसरा है राइट साइड ऑफ बैटरी, तीसरा है कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट, चौथा है
नियर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब। यानी आपको ये कहा गया है कि हम जब भी स्विच को लगाएं तो बैटरी के लेफ्ट साइड में। दूसरा, पहला बोला गया है जो आपने बैटरी लगाई है, ये आपकी बैटरी लगी है, तो इसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे। दूसरे में कहा गया है उसके राइट साइड में लगाएंगे। तीसरा, यानी कहीं भी सर्किट में जो आपका परिपथ है, जैसे कि आपका ये परिपथ है, इसमें आप कहीं पे भी जो है स्विच को लगा सकते हैं। चौथा, आपको कहा गया है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी, उसके पास ही आपको जो है स्विच को लगाना है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच को आप जो परिपथ है उसके कहीं पे भी किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्विच होता है इसका काम क्या होता है, इसका बेसिक काम ये होता है कि ये सर्किट को तोड़ने में मदद करता है, ये सर्किट को ब्रेक करने में मदद करता है, ताकि सर्किट से करंट यानी धारा प्रवाहित ना हो। क्योंकि अगर लगातार, अगर आप जैसे कि आपके पास कोई परिपथ है, उसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया और आपने फिर उसमें स्विच नहीं लगाए, तो क्या होगा, आपका जो परिपथ है उसमें जो भी आपने कंपोनेंट लगाया है, जैसे कि कोई बल्ब लगाया है, तो वो क्या करेगा, लगातार जो है बिजली को या जो हमारी बैटरी की जो एनर्जी है उसे यूज कर लेगा और बैटरी जल्दी खत्म हो जाए, ताकि जब हमें जो है बल्ब की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है, हम जो है उसको बंद कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, स्विच का उपयोग करते हैं। तो अगर आप स्विच को परिपथ के किसी भी भाग में लगाएं, यानी जो सर्किट है उसके किसी भी पार्ट में लगाएं, तो हर एक पार्ट से वो करंट के फ्लो को तोड़ने या रोकने का कार्य करता है। तो यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि आपको की या स्विच सर्किट के किस हिस्से पे लगाने चाहिए, तो आप इसे सर्किट के किसी भी हिस्से पे लगा सकते हैं। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है चूज करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो करंट यानी धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर काम करता है या उससे फंक्शन करता है। पहला है गीजर, दूसरा है हेयर ड्रायर, तीसरा है एमर्सन रॉड, चौथा है ऑल ऑफ दिस। यानी आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। अगर हम धारा के तापीय प्रभाव की बात करें, यानी कि जब भी जो धारा है, करंट है, आपकी जो वायर है या जो भी आपका सब्सटेंस है या जो भी कंपोनेंट है, उसके अंदर से जब उसे फ्लो कराया जाता है तो वो क्या कर देता है, उसे हीट कर देता है। जिसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे और हमने ये देखा था कि बेसिकली इसमें इन इक्विपमेंट्स में एलिमेंट लगा होता है जिनसे जब करंट फ्लो करता है तो ये रेड होने लग जाता है और फिर गर्म हो जाता है और ऊष्मा यानी हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम गीजर की बात करें तो गीजर का उपयोग हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। तो इसकी जो दीवार होती है, ठीक है, जो गीजर की दीवार होती है उसमें एलिमेंट लगा होता है जिससे पानी गर्म होता है। सेकेंड, अगर हम हेयर ड्रायर की बात करें तो हेयर ड्रायर का उपयोग हम बालों को सुखाने में करते हैं और आप ये जानते हैं कि ये बहुत गरम गरम हवाएं जो है निकालता है जिससे बाल सूख पाए। यानी इसमें भी एलिमेंट का यूज हो रहा है जो गर्मी उत्पन्न कर रहा है और एक पंखे के माध्यम से जो है हवा को बाहर निकाला जाता है, इस गर्मी को बाहर निकाला जाता है।
नेक्स्ट है इमर्शन रॉड। तो इमर्शन रॉड का यूज हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। बेसिकली जैसे कि आप बाल्टी में पानी इकट्ठा करते हैं और उसे गर्म करना चाहते हैं तो आप इमर्शन रॉड का यूज करते हैं। इमर्शन रॉड में भी एलिमेंट होता है, आपने देखा होगा। वो एलिमेंट जब हम उसे जो है स्विच बोर्ड से जोड़ते हैं तो करंट उससे फ्लो करती है उस एलिमेंट से, और फिर वो धीरे धीरे करके गर्म होता है, लाल होने लग जाता है और फिर पानी को गर्म करता है। तो यानी कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ए, बी और सी ऑप्शन है, तीनों जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कार्य करते हैं, यानी धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। तो यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे आंसर डी, ऑल ऑफ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉइल ऑफ वायर कंटेन इन अ इलेक्ट्रिक हीटर इज नोन एज, यानी जो तार की कुंडली होती है जो किसी इलेक्ट्रिक हीटर में होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहला है कंपोनेंट, दूसरा है एलिमेंट, तीसरा है सर्किट, चौथा है स्प्रिंग। पहला है कंपोनेंट, दूसरा है एलिमेंट, तीसरा है सर्किट और चौथा है स्प्रिंग। अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर में कॉइल होती है, आप जानते हैं, जो कि नाइक्रोम की बनी होती है। जैसे ही विद्युत धारा से प्रवाहित की जाती है तो वो धीरे धीरे करके लाल होती है और फिर क्या होती है, गर्म जो है गर्मी को उत्पन्न करती है, यानी ऊष्मा को उत्पन्न करती है। तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है जो कि कॉइल होती है, तार की कॉइल होती है यानी कुंडली होती है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी एलिमेंट होगा। तो इसका आंसर आप ऑप्शन बी यानी एलिमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन, यानी आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी तार से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कोई भी तार है, कोई भी तार दी गई है आपको, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती। पहला है मटेरियल यानी पदार्थ, यानी जो वो तार है वो किस पदार्थ की बनी है। दूसरा लेंथ यानी लंबाई, यानी उस तार की लंबाई क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा है थिकनेस, तीसरा क्या है, थिकनेस है। थिकनेस यानी मोटाई, यानी तार की मोटाई कैसी है। चौथा है ऑल ऑफ अबव यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है, क्या है, उपर्युक्त सभी। अब जब हम बात कर रहे थे जो आपका हीटिंग इफेक्ट की जब हम बात कर रहे थे उसमें जब हम जो आपके हीटर होते हैं, रूम हीटर होते हैं, या हम ऐसे उपकरण की बात कर रहे थे जो आपके जो विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करते हैं, तो हमने क्या कहा था कि उसमें एलिमेंट लगे होते हैं। जैसे आपका गीजर हो गया, आपकी रॉड हो गई, आपका जो जैसे कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, रॉड हो गई, या आपका हेयर ड्रायर हो गया, तो इन सब में एलिमेंट लगा होता है। एलिमेंट क्या होती है, तार की एक कॉइल होती है, यानी तार की एक कुंडली होती है जो कि गर्म होती है और धीरे धीरे गर्म होके फिर ऊष्मा को उत्पन्न यानी हीट को फिर प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की हीट के प्रोडक्शन की, कि हमें हीट कैसे चाहिए, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट होते हैं। जैसे आपका गीजर हो गया पानी को गर्म करने के लिए, आयरन हो गया कपड़े को प्रेस करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका हेयर ड्रायर हो गया बालों को सुखाने के लिए। तो इसमें हम एलिमेंट का उपयोग करते हैं।
और अलग अलग तरीके के एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारी नीड है, जैसे कि हमें चीजों को गर्म करना है। तो अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो ये जो एलिमेंट है वो काम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कौन सा कार्य करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम एलिमेंट कैसा ले। तो बेसिकली जैसा काम है उसके अनुसार हम एलिमेंट का मटेरियल लेते हैं, उसकी लंबाई यानी लेंथ लेते हैं, उसकी मोटाई लेते हैं। यानी अगर हम बात करें कि किसी भी तार से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो पदार्थ के ऊपर यानी मटेरियल कैसा है, लंबाई क्या है उस तार की, मोटाई क्या है, इन सभी के ऊपर निर्भर करती है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी ऑल ऑफ दीज हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट यानी विद्युत धारा और इसके प्रभाव, हमने आज इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट करे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हमने इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।